अब आगे है टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम। जैसा कि मॉस में पढ़े होंगे, बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूस बीम, कैंटिलीवर बीम, उस तरह का टाइप्स नहीं है। डिज़ाइन के बेसिस पे आरसीसी में उसके इंटरनल कंपोजिशन के बेसिस पे स्टील कहाँ का प्लेस्ड है, उसका शेप कैसा है, इसके बेसिस पे यहाँ पे बीम को कैटेगराइज्ड किया गया है, बाइफर्केट किया गया है। यहाँ पे 3 बेसिक सा कैटेगरी है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम और फ्लेंज्ड बीम। ठीक है, आइए एक करके समझते हैं। सबसे पहले सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, ये किसे बोलते हैं? ठीक है, जैसे रेक्टेंगुलर शेप का कोई बीम हम लोग, आरसीसी बीम मोस्टली रेक्टेंगुलर शेप का ही बनता है। ठीक है, इस तरह का कोई बीम है और हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था, सिंपली सपोर्टेड कोई इस तरह से कंडीशन है और यहाँ पे लोडिंग कंडीशन है, आइदर वो यूडियल हो, पॉइंट लोड हो, कैसा भी लोड हो। ठीक है, तो इसका जो शेप होता है डिफ्लेक्टेड शेप, वो कुछ इस तरह का होता है। तो ऊपर के फाइबर में कंप्रेशन है, नीचे के फाइबर में टेंशन है। तो वहीं पे हम लोगों ने सीखा था कि नीचे जो हम लोग प्लेस करेंगे वो रेनफोर्समेंट प्लेस करेंगे। यानी कि इसका अगर क्रॉस सेक्शन यहाँ से काट के देखा जाए, ठीक है, यहाँ से काट के अगर इस डायरेक्शन से देखें, क्रॉस सेक्शन देखें बीम का, तो नीचे के स्थान पर जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है वहाँ पे हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और ऊपर जहाँ पे कंप्रेशन है वहाँ पे कंक्रीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, एक साइड सिर्फ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड किया गया है, इसके बेसिस पे इस दोनों का नामांकन हुआ है। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम सिर्फ टेंसाइल जोन में जहाँ टेंशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है वहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। ज़रूरी नहीं कि हमेशा नीचे, अगर कैंटिलीवर बीम है, इस तरह का कोई बीम है, इस पर लोडिंग कंडीशन आता है, तो इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा कुछ इस तरह का होगा। तब नीचे के साइड कंप्रेशन, ऊपर के साइड टेंशन, और इसका क्रॉस सेक्शन काट के हम लोग देखें कहीं पे भी, अगर सपोज सबसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पे रहता है इस केस में, तो यहाँ पे हम लोग काट के अगर देखें इसका क्रॉस सेक्शन, तो ऊपर के साइड में हम लोग को रेनफोर्समेंट है और नीचे कंक्रीट है। कहने का क्या मतलब है? पोजीशन हम लोग देख रहे हैं जिस साइड टेंशन हो, प्रोड्यूस्ड हो। ठीक है, यहाँ पे नीचे, इस केस में नीचे टेंशन प्रोड्यूस्ड हो रहा था तो नीचे रेनफोर्समेंट लगा, यहाँ पे ऊपर टेंशन प्रोड्यूस्ड हो रहा था तो ऊपर रेनफोर्समेंट लगा। ठीक है, तो जिस साइड टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है, टेंशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है, उस साइड हम लोग रेनफोर्समेंट लगा रहे हैं ताकि जितना भी टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल स्ट्रेस है, उसको रेसिस्ट कौन कर ले? रेनफोर्समेंट। तो उस तरह के बीम को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। जैसा कि बताया कि बीम का शेप एंड साइज, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट, डाया ऑफ रेनफोर्समेंट, ये टोटली डिपेंड करता है कि लोडिंग कंडीशन कैसा है। लोड बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा, स्पैन बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से इसका क्रॉस सेक्शन का ये जो विड्थ है और डेप्थ है ये बढ़ता जाएगा। ठीक, जितना ज़्यादा लोड, जितना ज़्यादा ये स्पैन, उतना ज़्यादा उसका क्रॉस सेक्शन डायमेंशन। ठीक, तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जब तक हम लोग ये कर सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा लोड है और बहुत बड़ा बीम बना दिए तो प्रैक्टिकली एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, शेप एंड साइज तब तक एक्सेप्टेड रहता है जबकि उसके अपीयरेंस को, बिल्डिंग का जो मकसद है, सपोज करिए कि 1 मीटर का 2-3 फीट का लटका हुआ कोई बीम रहेगा, आप किसी रूम में प्रवेश किए, वहाँ पे 2-3 फीट का बीम है, तो देखने में ख़राब लगेगा पहला, और आपका जो रूम में रहने का पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा। सीलिंग फैन कहाँ पे लगाएंगे? हो सकता है आपके सर से वो टकरा जाए। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोड को बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन बिल्डिंग का मेन पर्पस है रहना, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग लोड के हिसाब से ये शेप डिज़ाइन होता है, और शेप बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए, बहुत बड़ा नहीं बन जाए कि वो प्रैक्टिकली एक्सेप्टेड ना हो। ठीक है, तो हम लोग उसके शेप एंड साइज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सपोज करिए स्पैन बहुत ज़्यादा था और इसके हिसाब से जो लोडिंग कंडीशन था वो भी बहुत ज़्यादा था, तो ये जो विड्थ और डेप्थ आ रहा था, इतना ज़्यादा आ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा, ये डेप्थ है, सपोज करिए 1 मीटर का डेप्थ आ गया, डिज़ाइन किए, ये जो डेप्थ और विड्थ है ये डिज़ाइन करने के बाद आता है। रेनफोर्समेंट भी डिज़ाइन करने के बाद आता है। क्या डिज़ाइन करने के बाद आता है? लोड कितना है उसके हिसाब से इसका डायमेंशन कितना होगा, और ये डायमेंशन इतना भी बड़ा ना हो जाए कि आपको रहने में असुविधा हो जाए, प्रैक्टिकली वो एक्सेप्टेड ना हो। तो हमको क्या करना है? इस लोड को भी बर्दाश्त कराना है और देखने में भी अच्छा लगे, रहने में भी सुविधा हो, वो प्रैक्टिकली सूटेबल हो। इसके लिए शेप एंड साइज़ को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि नहीं, लोड कितना भी लगे हम इसी शेप एंड साइज़ का बनाएंगे, इसे ज़्यादा परमिट नहीं कर सकते, अलाउ नहीं कर सकते। तब लोड को कौन सहेगा? तो लोड को सहने के लिए वैसे कंडीशन में हम लोग डबली रेनफोर्स्ड बीम का यूज़ करते हैं।
डबली रेनफोर्स्ड बीम कहने का मतलब क्या है? अब क्या बताया था मैंने कि जो स्टील है पूरा का पूरा बीम कंक्रीट ना देके स्टील का ही दे सकते थे, ठीक है। वो बहुत अच्छे से कंप्रेशन भी सह सकता है और टेंशन भी, और उससे बहुत कम डायमेंशन में। अगर कंक्रीट इतना बड़ा लग रहा है तो स्टील आप छोटा सा ही लगाएं, सेम लोड को, सेम स्पैन के लोड को बहुत अच्छे से वो कैरी कर लेगा, लेकिन सेम टाइम में महंगा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जहाँ पे कोई उपाय नहीं बचता है, इतना बड़ा हम लोग डायमेंशन अलाउ नहीं कर सकते हैं, तब वहाँ पे महंगाई प्रायोरिटी नहीं रहता है, डायमेंशन प्रायोरिटी रहता है कि आप डायमेंशन को रिस्ट्रिक्ट करें, विड्थ और डेप्थ को रिस्ट्रिक्ट करें, लिमिट करें, और लोड को भी उसको सह ले, ठीक है। तब वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नीचे तो स्टील पहले था ही, ऊपर भी स्टील देते हैं, ठीक है। अब कंप्रेशन साइड में भी अब दो जो कंपोनेंट है वो कंप्रेशन को सह रहा है, कंक्रीट भी सह रहा है और स्टील भी सह रहा है। और पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्टील में कंप्रेशन सहने का भी क्षमता है और कंक्रीट के बनिस्पत बहुत ज़्यादा कंप्रेशन सहने का क्षमता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टील हम लोग प्रोवाइड किए, ये बेशक अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, थोड़ा खर्चीला होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले गिट्टी बालू सब था, अब हटा के वहाँ पे स्टील डाल रहे हैं, तो गिट्टी बालू के तुलना में स्टील तो महंगा है ही। तो यहाँ पे स्टील का कंक्रीट का रिप्लेसमेंट हुआ है स्टील से, और इसका जो कंप्रेशन सहने का क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सिमिलरली पहले जितना स्टील था उससे थोड़ा अमाउंट और बढ़ा देंगे स्टील का यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जितने इंटेंसिटी का कंप्रेशन बढ़ा है, टेंशन भी उतना ही इंटेंसिटी का बढ़ा होगा। तो जाहिर सा बात है, सिंगली में जितना रेनफोर्समेंट लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा रेनफोर्समेंट डबली में लगेगा नीचे, और कंक्रीट को हटा के रिप्लेस किए स्टील से कंप्रेशन में भी। अब ये जो यूनिट है, इसको आप समझे, इसमें मोस्टली स्टील यूज़ हुआ है ऊपर में भी नीचे में। कहीं ना कहीं हम लोग किस ओर शिफ्ट हो रहे हैं, जो बात किए थे पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो स्टील का ही बन सकता है, वो बहुत अच्छे से कंप्रेशन और टेंशन भी सर। तो पूरा अगर पूरा का पूरा सेक्शन वो स्टील का ही बना देंगे तब वो स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आरसीसी का बात ही नहीं आएगा। अभी भी आरसीसी में हम लोग, यहाँ पे भी आरसीसी में है। क्यों आरसीसी में? क्योंकि कंक्रीट को छोड़े नहीं है, यहाँ पे कंक्रीट भी है और स्टील भी है, और ये भी अगर बर्दाश्त नहीं कर पाए, ये भी इस लोड को और इस स्पैन में लगे हुए लोड को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तब कोई उपाय नहीं बचता है इस पूरे सेक्शन को हटा के वहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। जहाँ पे कि प्रायोरिटी सेफ्टी होता है, वहाँ पे पैसे का कोई कमी नहीं, सरकारी कोई काम है वहाँ पे पैसा का कोई, जैसे कि इस तरह से, जैसे कि हम लोग बनाते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग, वहाँ पे इकोनॉमी बहुत प्रायोरिटी रहता है, सरकारी काम में सेफ्टी बहुत प्रायोरिटी रहता है, और सफिशेंट अगर बजट अवेलेबल है वहाँ पे स्टील का ही हम लोग सारा का सारा बीम देते हैं। इस तरह का आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन में, इस तरह का बीम, कहीं पुल के नीचे इस तरह से, कहीं गड्ढर में इस तरह का बीम देखा हुआ। आई सेक्शन, टी सेक्शन, अलग अलग शेप एंड साइज़ का ये सेक्शन रहता है, पूरा का पूरा स्टील का बना हुआ है, इसके ऊपर छत ढाला हुआ है, स्लैब ढाला हुआ है। बीम का काम ही क्या है, स्लैब अगर बहुत ज़्यादा, छत का अगर साइज़ बहुत बड़ा है, वो इस तरह से सैग कर जाएगा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए बीच में हम लोग बीम प्रोवाइड करते हैं। सपोज करिए इतना बड़ा छत है, ठीक है, अगर डायरेक्ट इस पर स्लैब कास्ट कर दे तो ये इस तरह से झूल सकता है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में बीम प्रोवाइड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, जो कि स्पैन को, पहले इतना बड़ा स्पैन था, अब छोटा छोटा स्पैन में बांट दिया। अब जो स्लैब है वो सैग नहीं करेगा, क्योंकि उसको छोटा छोटा क्या मिल गया है, सपोर्ट मिल गया है, ठीक है। तो ये बीम का काम है। तो हम लोग किस तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे वो डिपेंड करता है लोड की इंटेंसिटी और स्पैन कैसा है और इकोनॉमी के हिसाब से। आरसीसी में बात करें, अगर सिंगली रेनफोर्समेंट सफिशिएंट नहीं है उस लोड को सहने में, और इतना अगर डिज़ाइन हम लोग कर रहे हैं तो बहुत बड़ा शेप एंड साइज़ आ रहा है निकल के डिज़ाइन करने के बाद, और हम लोग इतना बड़ा शेप एंड साइज़ अलाउ नहीं कर सकते हैं, परमिट नहीं कर सकते हैं, तब वहाँ पे डबली रेनफोर्स्ड बीम हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे थोड़ा खर्च लगता है लेकिन उस लोड को अच्छे से सह सकता है, क्योंकि कंप्रेशन में भी हम लोग क्या प्रोवाइड किए हैं, स्टील प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। अब तीसरा तरह का जो बीम है वो है फ्लेंज्ड बीम। फ्लेंज्ड बीम क्या है, जब स्लैब और बीम को मोनोलिथिकली कास्ट करें, मोनोलिथिकली मतलब क्या है, जैसे कि ये बीम है, बीम के ऊपर क्या होता है, स्लैब होता है। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने भी पढ़ा, ये बीम है, बीम के ऊपर क्या होता है, स्लैब होता है, इस तरह से बीम के ऊपर स्लैब। ये बीम को अलग टाइम में कास्ट किए हैं और इसको अलग, दो अलग अलग यूनिट है, दो अलग अलग मेंबर है, इस तरह का ये बीम है अलग सेपरेटली और ये स्लैब है। लेकिन और बीम और स्लैब को एक ही साथ कास्ट करें, इसमें जो छड़ हम लोग दें, इस तरह से छड़ जो अगर हम लोग बांधे, वो इस तरह से बांधे कि इसका रेनफोर्समेंट इस तरह से,
ये क्यों मुड़ा, कैसे मुड़ा, इसके बारे में हम लोग डिज़ाइन में सीखेंगे, ठीक है। कहाँ पे हम लोग क्रैंक करते हैं, कितना नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट देना चाहिए, इस तरह से हम लोग पहले नेटवर्क बिछा लिए छड़ का, उसके बाद कंक्रीट इसमें हम लोग ढालें, ठीक है। कंक्रीट को ढालने के बाद, कास्ट करने के बाद, अब दोनों सेम टाइम में कास्ट हुआ है तो ये दोनों सेपरेट बिहेव नहीं करेंगे। बीम और स्लैब दोनों आपस में एक यूनिट हो गया। जब इस तरह का साइट, ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत मजबूत होता है, बहुत अच्छा, इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाता है विद रिस्पेक्ट टू सेपरेट यूनिट, ठीक है। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर को हम लोग साइट पे कहीं कास्ट करते हैं तो क्या कहलाता है वो, फ्लेंज्ड बीम। ये टी शेप का है, देखिए आपको टी शेप का दिखने में लग रहा होगा, तो ये टी बीम कहते हैं। फ्लेंज्ड बीम दो कैटेगरी में होता है, टी एंड एल। अगर यही ये बीच में है, इस तरह का आगे भी स्लैब है, बीच में पड़ गया तो वो टी शेप का हो। सपोज करिए ये लास्ट का कोई इस तरह से बीम होता, ये लास्ट में बीम होता और वहाँ पे जाके दीवार ख़त्म हो रहा है तो ये किस शेप का हो गया, एल शेप का, उल्टा एल शेप का आपको लग रहा होगा। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल बीम। ये भी बीम और स्लैब मोनोलिथिकली सेम टाइम में कास्ट हुआ है, लेकिन ये लास्ट में पड़ गया इसलिए आगे कोई स्लैब कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एंड हो गया, तो ये एल शेप का हो गया, इसलिए हम इसको फ्लेंज्ड बीम तो बोलेंगे, एल शेप का फ्लेंज्ड बीम बोलेंगे। इसका भी डिज़ाइनिंग और एनालिसिस हम लोग को पढ़ना है।